नमस्कार, मैं आलोक कुमार एक बार फिर से आप लोग के सामने। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग नवम के इतिहास विषय के पहले चैप्टर, जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। यह क्रांति विश्व की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतियों में एक मानी जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये वही क्रांति थी जिसने पूरे विश्व को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया। तो यह चैप्टर सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है और एक इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते यह आपके लिए जानना और भी आवश्यक है कि आखिर फ्रांस की जो क्रांति हुई वो आखिर उसके पीछे क्या कारण थे। तो अब हम देर नहीं करते हैं और जल्दी से हम अपने चैप्टर को आरंभ करते हैं और देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं, फ्रांस की क्रांति जो है उसकी शुरुआत 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुई थी। 14 जुलाई 1789 की जो घटना थी उसने न सिर्फ फ्रांस बल्कि विश्व को प्रभावित किया। तो आखिर वो घटना थी क्या? 14 जुलाई की सुबह सुबह पेरिस वही जो फ्रांस की राजधानी है, पेरिस में सुबह सुबह वहाँ पर एक आतंक का माहौल सा छाया हुआ था। चारों ओर एक भय और तनाव व्याप्त था। वैसी परिस्थिति में जब भीड़ इकट्ठा होने लगी और लोग एक जगह जमा होने लगे तो पूरे प्रशासन में खलबली सी मचने लगी। और हुआ ये कि फ्रांस में एक बहुत बड़ा किला था जिसे बास्तिल का दुर्ग कहा जाता है, और उसमें 7 कैदी उसमें बंदी बना करके रखे गए थे। उन्हीं 7 कैदियों को छुड़ा लिया गया और उस किले को ध्वस्त कर दिया गया। यहाँ पर प्रशासन मुख्य दर्शक बन करके वो देखती रह गई। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस घटना ने फ्रांस में एक फ्रांसीसी क्रांति का आगाज किया और इसके बाद पूरे देश में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की लड़ाई छिड़ गई। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो कौन सी घटनाएं हुई जिसके कारण से फ्रांस में जो बास्तिल का दुर्ग था, जो ऐतिहासिक किला था, उसे ध्वस्त किया गया। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक को देखते हैं और टॉपिक में पहला है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी क्रांति। तो जैसा कि आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पर, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फ्रांस जो था उसकी जो व्यवस्था थी, उसकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक थी। और राजतंत्रात्मक व्यवस्था में आप तो जानते ही हैं कि यहाँ पर राजा का शासन होता है और वहाँ पर फ्रांस में एक शासक थे जिसका नाम था लुई 16वां। तो ये जो लुई 16वां थे वो बुर्बो वंश के शासक थे और जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है 16वां, तो यानी कि इनके पहले और भी कोई शासक रहे होंगे। तो जो लुई 16वां थे उनकी पत्नी यानी कि महारानी, उनका नाम था मैरी एंटवाइनेट। तो मैरी एंटवाइनेट के बारे में कहा जाता है कि वह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी और उन्होंने अपने ऐशो आराम में फ्रांस की जो राजकोष था उसे खाली करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इसके अतिरिक्त जो चीज़ें देखने को मिलती है कि जैसे यहाँ की जो राजकोष था यानी कि लुई 16वां से पहले जो शासक थे लुई 15वां, उस समय ही देश का राजकोष खाली हो गया था और फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। तो आखिर दयनीय क्यों हुई थी? तो उसके पीछे कारण था कि इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में 7 वर्षीय युद्ध चल रहा था, यानी कि 100 वर्षों का युद्ध। और इस युद्ध में अमेरिका की सहायता कर रहा था कौन? सहायता कर रहा था फ्रांस। और इस परिस्थिति में फ्रांस की जो है आर्थिक स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी और इसके बाद फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था थी वो धीरे धीरे जर्जर और कमज़ोर होने लगी थी। ऐसी परिस्थिति में स्थिति ऐसी खराब हुई कि फ्रांस का राजकोष खाली हो गया और इसके बाद जो वहाँ की स्थिति है वो खराब होने लगी। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद जो 7 वर्षीय युद्ध हो रहा था, उस युद्ध के बाद लगभग फ्रांस के द्वारा 10 अरब लिब्रे का ऋण लिया गया था अपने देश को चलाने के लिए, परंतु ये जो कर्ज था उसे तत्कालीन जो थे राजा यानी कि लुई 15वां, उनके द्वारा इससे नहीं चुकाया गया। स्थिति ऐसी हुई कि उसके बाद मैरी एंटवाइनेट जो राजकुमारी थी और वो जब लुई 16वां की पत्नी बनी तो उनके बाद उन्होंने अपने पैसे को अथाह रूप से उसे खर्च किया, यानी कि उन्होंने अपने ऐशो आराम में उन्होंने देश की बहुत बड़ी संपत्ति को कहीं ना कहीं उन्होंने नुकसान पहुंचाया। इस बीच में एक और महत्वपूर्ण चीज़ थी कि जो वहाँ के शासक थे लुई 16वां, उनके बारे में कहा जाता था कि वो पूरे उनकी जो दिनचर्या थी वो पूरे ऐशो आराम में बीतती थी और इस कारण से जो देश की जो अर्थव्यवस्था थी, चाहे देश की राजनीतिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी, वो अत्यंत ही दयनीय हो गई थी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति की जो अर्थव्यवस्था थी
वो कहीं ना कहीं वो काफ़ी महत्वपूर्ण बनी। इसके अतिरिक्त स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई थी कि जो राज्य के कर्मचारी थे उन्हें वेतन देने के लिए पैसे नहीं थे। और हम इसके सामाजिक परिवेश को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 3 स्टेट थे, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो ये तीनों की जो है अलग अलग हम व्याख्या को देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो प्रथम स्टेट था उसमें पादरी वर्ग रहता था, द्वितीय स्टेट था उसमें कुलीन वर्ग काम करते थे, और जो तृतीय स्टेट था इसमें वहाँ के जो मजदूर थे, किसान थे और जो मध्यम वर्ग के लोग थे वो इसमें शामिल थे। इसमें आर्थिक संरचना इस प्रकार की थी कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट जिसमें चर्च के जो पादरी होते थे वो और जो कुलीन वर्ग के थे वो कर से मुक्त थे, यानी कि उन्हें किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। और जो चर्च का जो एक टैक्स होता था जिसे धार्मिक कर बोलते थे उसका नाम था टाइथ, और वो जो टैक्स होता था वो सीधे चर्च में जाता था, यानी कि पादरी के पास जाता था, जिससे जो तृतीय स्टेट के लोग थे उन पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता था। एक और टैक्स था जिसे कहा जाता था टाइल। टाइल जो टैक्स होता था वो सीधे राजा के द्वारा लिया जाता था, यानी कि फ्रांस में 2 तरह के टैक्स लिए जाते थे, एक चर्च के द्वारा और दूसरे राजा के द्वारा। अब हम थोड़े से इसके सामाजिक परिस्थिति को देखते हैं कि आखिर फ्रांस की जो सामाजिक संरचना थी वो किस प्रकार थी। अभी तक हम लोगों ने देखा कि इसकी आर्थिक स्थिति कैसी रही, अब हम ये देखते हैं कि इसकी सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में कि इसकी जो संरचना थी इसमें प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट था। तो प्रथम स्टेट के जो लोग थे उनकी अगर जनसंख्या के प्रतिशत को देखें तो आपको ज्ञात होगा कि इनकी प्रतिशत बहुत ही कम थी। उसके बाद द्वितीय स्टेट, एक चीज़ और बता दूं कि जो प्रथम स्टेट था मैंने बताया था आप लोगों को कि इसमें चर्च में जो पादरी होते थे जिनका काम था धार्मिक कार्य को करना, वो इस काम को करते थे। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जो प्रथम स्टेट था उसमें पादरी वर्ग के लोग थे, जो द्वितीय स्टेट था इसमें कुलीन वर्ग के लोग थे। और अगर हम इनकी जनसंख्या को देखें तो पूरी जनसंख्या में 60% यानी कि 60% जो ज़मीनें थी वो कुलीनों के पास थी, तो किसानों के पास तो ज़मीनें थी ही नहीं। तीसरा जो वर्ग था वो था तृतीय स्टेट। तृतीय स्टेट में मध्यम वर्ग के लोग रहते थे, इसमें किसान शामिल थे, इसमें छोटे व्यापारी शामिल थे, इसमें वकील शामिल थे, इसमें शिक्षक शामिल थे और इसमें मजदूर वर्ग के लोग शामिल थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो फोर्थ स्टेट था यानी जो तृतीय स्टेट था, इस तृतीय स्टेट में इतने लोग थे और इनकी जो जनसंख्या थी पूरे फ्रांस में वो 60% से अधिक थी। परंतु जो टैक्स का मापदंड था उसमें सिर्फ जो तृतीय स्टेट के जो लोग थे उन्हें ही टैक्स देना पड़ता था, बाकी अन्य जो लोग हैं इसमें टैक्स वो नहीं देते थे। यह कि जो फ्रांस की जो आर्थिक संरचना थी इसमें एक सामंती व्यवस्था चलती थी, और सामंती व्यवस्था का जो प्रमुख होते थे वो यही कुलीन वर्ग के लोग थे जिन्हें हम सामंत भी कह सकते हैं। अगर हम इंग्लैंड को देखेंगे तो वहाँ पर एक वर्ग था जिसे नाइट कहा जाता था, जो जागीरें रखते थे, यानी कि उन्हें वेतन के बदले उन्हें जागीर दिया जाता था। वही प्रणाली आप फ्रांस में भी देख सकते हैं, और जो कुलीन वर्ग था जो द्वितीय स्टेट था वो इसमें शामिल था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो आर्थिक संरचना में काफ़ी अंतर था। सामाजिक संरचना में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रथम और द्वितीय स्टेट था उनके पास कुछ विशेषाधिकार थे। विशेषाधिकार कैसे थे? विशेषाधिकार उनके पास इस प्रकार के थे कि अगर कोई व्यक्ति राजा है तो उसका पुत्र राजा बनेगा, ये वंशानुगत था। उसी प्रकार से अगर कोई मंत्री है, अगर कोई कर्मचारी है तो उसका पुत्र जो होगा वो वही बनेगा। आइए हम इसके देखते हैं दूसरे टॉपिक को, जीने का संघर्ष। इस टॉपिक में हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि जो फ्रांसीसी जो व्यवस्था थी जिसके बारे में हम लोगों ने अभी जिक्र किया, उसके बाद यहाँ के लोगों में किस प्रकार से जीने के लिए संघर्ष आरंभ हुए। तो उसके पहले हम थोड़ी सी इसके पृष्ठभूमि को जानें। तो अगर हम देखते हैं कि जो फ्रांस था, फ्रांसीसी जो जनसंख्या थी 1715 ईस्वी में वो करीब 2.3 करोड़ थी, जबकि ये जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1789 ईस्वी में 2.8 करोड़ हो गई। यानी कि आप देख सकते हैं कि जनसंख्या का जो ग्रोथ हुआ वो कितनी तेज़ी से हुआ। दूसरी ओर अगर हम देखें तो जनसंख्या की तुलना में यहाँ पर जो आर्थिक संसाधन थे वो काफ़ी कम थे, यानी कि उत्पादन में कमी थी। और जब उत्पादन में कमी होगी और उपभोक्ता अधिक होंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर असंतोष उत्पन्न होगा। और ऐसी परिस्थिति में राज्य की भूमिका होनी चाहिए कि वो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता अनुसार कम से कम मौलिक जो चीज़ें हैं, मौलिक जो वस्तुएं हैं जो जीने का आधार हैं वो दे सकें, परंतु ऐसी स्थिति वहाँ पर नहीं थी।
थी। जब उत्पादन में कमी होगी तो एक और प्रभाव बढ़ेगा, वो क्या था, महंगाई में वृद्धि होगी, और महंगाई में यहाँ पर वृद्धि होने लगी और स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि लोगों के पास खाने के लिए रोटी तक नसीब नहीं हो रही थी। तो ये जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं लोगों में जो राजा था उसके प्रति असंतोष की भावना को है और तेज़ी से बढ़ा रहा था। अब मैंने बताया आपको कि लोगों के पास पाव रोटी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। आपको यहाँ पर एक बात पर हंसी आएगी कि जब लोगों के पास पाव रोटी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे तो वहाँ की जो राजकुमारी थी, यानी कि जो महारानी थी मेरी एंटवानेट, वो कहती कि लोग के पास अगर पाव रोटी खरीदने के लिए पैसे नहीं तो वो केक क्यों नहीं खरीदते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी ये हास्यास्पद बात है कि एक जो देश की राजकुमारी जो महारानी है उसे अपने जनता की जो समस्या है उससे बिल्कुल अनभिज्ञ है। तो कहीं ना कहीं फ्रांस में जो क्रांति हुई उसकी पृष्ठभूमि में ये जो सारी घटनाएं, विशेषकर आर्थिक घटनाएं और जो सामाजिक विषमता थी वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही थी। चैप्टर के अगले भाग में हम देखते हैं कि उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। तो हम टॉपिक में देखते हैं, इसमें मैं एक चीज़ बताऊं कि जो मध्यम वर्ग था, यानी कि जो तृतीय स्टेट था, उस स्टेट के जो लोग थे उनके अंदर एक नई व्यवस्था चल रही थी। वो सोच रहे थे कि काश कोई ऐसी व्यवस्था होती जिसमें ये जो पादरी वर्ग है और जो कुलीन वर्ग है, ये जो अधिपत्य जमा करके उन्होंने रखा है पूरे फ्रांस की, जिनकी जनसंख्या भी कम है, प्रतिशत भी कम है, कैसे अगर कोई ऐसी व्यवस्था होती जिसमें यहाँ के जो मूल लोग थे, यहाँ की जिनकी जनसंख्या अधिक थी, उनको अधिकार मिलता और जो विशेषाधिकार थे वो समाप्त होता तो कितना अच्छा होता। तो इसी परिदृश्य में हम इस पार्ट को देखते हैं। और जैसे कि कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी के समय में एक नए वर्ग का उदय हुआ, एक समाज में एक नए समूह का उदय हुआ, हम कह सकते हैं कि जिसे मध्यम वर्ग कह सकते हैं। जो ये वर्ग था उसकी खासियत ये थी कि इसमें शिक्षित लोग थे, इसमें शिक्षक, इसमें वकील, इसमें डॉक्टर, इसमें दार्शनिक, लेखक, इन सारे लोगों का उदय हुआ और उन्होंने एक नई परिकल्पना आरंभ की जिसमें उन्होंने जो पुरातन व्यवस्था चली आ रही थी, रूढ़िवादी व्यवस्था चली आ रही थी, उस व्यवस्था को वो कम करने का या उसे समाप्त करने की परिकल्पना की। इसी संदर्भ में जो मध्य वर्ग के लोग थे उनका ये विचार था कि विशेषाधिकारों का अंत होना चाहिए, योग्यता के आधार पर लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए और इतना ही नहीं, देश में एक समान भाव होना चाहिए। राष्ट्र के निर्माण की उन्होंने कल्पना की, जिसके अंतर्गत 2-3 दार्शनिक ऐसे थे जिन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण किताबें लिखी, जिनमें एक नाम आता है जॉन लॉक का, उसमें आता है नाम जिया लॉक का। तो ये 2 भाई थे और वो दार्शनिक थे। इसके अतिरिक्त रूसो, वॉल्टेयर, ये जो लोग थे, इन लोगों का नाम आता है जिन्होंने अपने अलग अलग किताबों के जरिए, अपनी रचनाओं के जरिए लोगों में एक अलग विश्वास उत्पन्न करने की या एक नई सोच प्रदान करने की कोशिश की। तो हम देखते हैं कि जॉन लॉक के द्वारा जो किताब लिखी गई थी जिसका नाम था टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट, इस पुस्तक में उन्होंने राजा के दैवीय अधिकारों के प्रति अविश्वास जताया और राजा के निरंकुश होने पर प्रश्न खड़ा किया। उनका मानना था कि राजा ऐसा होना चाहिए जो देश की जो प्रजा है उसका वो ख्याल रख सके। अगर वो ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो उन्हें राजा होने का कोई भी अधिकार नहीं है। वो अधिकार जनता के पास होने चाहिए कि वो किसे अपना शासक चुन सके। इसी क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक थे जिनका नाम था रूसो, और उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो था, इसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों का वर्णन किया। इसमें उन्होंने लोकतंत्र की परिकल्पना की और उन्होंने ये कहा कि देश में एक ऐसी प्रणाली हो जिसमें जनता सर्वे सर्वा हो, यानी कि जनता का शासन हो। इसके अतिरिक्त एक और दार्शनिक थे मॉन्टेस्क्यू के द्वारा भी एक किताब लिखी गई थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज, और इसमें उन्होंने सरकार के जो 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसकी परिकल्पना की। यह जो परिकल्पना थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के अगले भाग में जिसका नाम है क्रांति की शुरुआत। अब हम इसमें देखेंगे कि आखिर जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके पीछे जो तत्कालिक घटनाएं क्या क्या थीं और किस प्रकार से यह एक क्रांति का रूप लेती है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक
स्टेट जनरल की बैठक बुलाई जाती थी और यह बैठक जो है लुई 16वां के द्वारा बुलाई गई थी 5 मई 1789 ईस्वी को। मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टेट जनरल था वो एक राजनीतिक संस्था थी और इसमें जो लोग थे प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट के लोग शामिल होते थे और सभी लोग वोटिंग करते थे और वोटिंग करने के आधार पर कोई नया प्रस्ताव होता था, वो प्रस्ताव पास किया जाता था। तो ये जो बुलाया गया था बैठक लुई 16वां के द्वारा, उसके पीछे मुख्य उद्देश्य था कि जिस देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही थी उस महंगाई को कैसे नियंत्रित किया जा सके और दूसरी चीज़ कि उससे नियंत्रित करने के लिए जो टैक्स होता है वो टैक्स लिया जा सके। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बुलाया गया, परंतु इसकी एक और संरचना थी जो जानना आपके लिए ज़रूरी है कि इसमें प्रत्येक स्टेट के लोगों को एक एक मत देने का अधिकार था, यानी कि एक व्यक्ति एक वोट। लेकिन विशेषाधिकारों के कारण जो प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग थे उनके वोट की गणना वो 2 होती थी, यानी कि अगर एक कोई पादरी वर्ग का व्यक्ति है, अगर वो 1 वोट दे रहा है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई तृतीय स्टेट का है तो उसका वैल्यू कितना रहेगा, वो 1 ही रहेगा। तो इस तरह से कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, ये 2 जो वर्ग थे, इनकी जो वोट जो थे उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त थे। तो जब बैठक बुलाई गई तो ये बैठक बुलाई गई थी वर्साय में, और वर्साय में एक महल था जिसमें जो संरचना थी बनी हुई, उसमें जो लोगों की संख्या थी वो 300 प्रथम स्टेट, 300 द्वितीय स्टेट और 600 जो थे वो तृतीय स्टेट के लोगों के लिए था, जिसमें प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को बैठने के लिए तो व्यवस्था की गई थी, लेकिन तृतीय स्टेट के लोग जो थे वो खड़े थे, यानी कि उनके लिए बैठने की व्यवस्था भी नहीं की गई थी। कि तृतीय स्टेट में किसान वर्ग के जो लोग थे, जो मजदूर वर्ग के लोग थे और महिलाएं थीं, उन्हें इस तृतीय स्टेट में शामिल नहीं किया गया था। तो ऐसी परिस्थिति में लगभग 40,000 से अधिक जो पत्रों के माध्यम से इस व्यवस्था में 40,000 से अधिक पत्रों के माध्यम से वो लिखित शिकायत वो अपने तृतीय स्टेट में शामिल लोगों को उन्होंने दे दिया कि आप वहाँ पे जाएंगे और हमारी इन समस्याओं को स्टेट जनरल की मीटिंग में रखेंगे। परंतु यहाँ पर उनके इन समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और जो विशेषाधिकार वाली बात थी, लोग उसका भी विरोध कर रहे थे। और जब कर बढ़ने की बात आई तो लोगों में असहमति बनी और तृतीय स्टेट के लोगों ने इस स्टेट जनरल की मीटिंग का काफ़ी विरोध किया और वो इस मीटिंग से बाहर निकल गए। 20 जून 1789 ईस्वी को तृतीय स्टेट के लोगों ने वर्साय में एक जगह थी टेनिस कोर्ट में मिराबो और आबे सीए के नेतृत्व में वहाँ पर तृतीय स्टेट के लोगों ने एक बैठक बुलाई और उन्होंने नेशनल असेंबली की स्थापना की कि हम लोग नेशनल असेंबली हैं। और उन्होंने कहा कि ये नेशनल असेंबली जब तक भंग नहीं होगा, जब तक कि इस देश में एक संविधान तैयार नहीं हो, और उस संविधान की जो मुख्य जो विशेषता थी ऐसी होगी कि जो राजा के दैवीय जो सिद्धांत हैं, उनके जो अधिकार हैं, उन अधिकारों को समाप्त कर दिया जाए। और तो और जो आर्थिक असमानता है, जो टैक्सों में जो छूट दी गई है प्रथम और द्वितीय स्टेट की, उन चीज़ों को भी समाप्त किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं होगा तब तक नेशनल असेंबली है उसे भंग नहीं किया जाएगा। इस प्रकार जो तृतीय स्टेट के लोगों ने एक प्रकार से खुली चुनौती दे दी प्रथम और द्वितीय स्टेट को, और देश की जो स्थिति है वो काफ़ी अराजक होने की स्थिति आ गई। जब नेशनल असेंबली संविधान निर्माण में व्यस्त थी, उसी बीच में देश में कड़ाके की ठंड पड़ी और कड़ाके की ठंड ने जो फसल थे उसके उत्पादन को ठप कर दिया, यानी कि सारे फसल बेकार हो गए। ऐसी परिस्थिति में एक अचानक से महंगाई में वृद्धि हुई, लोग दाने दाने के मोहताज हो गए, लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं थे, बेकरी की दुकानों पर काफ़ी लंबी लाइनें लगने लगी और स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि लगा कि देश की अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल तहस नहस हो गई है। जब बेकरी की दुकानों पर रोटी के लिए भीड़ लगने लगी, इस परिस्थिति में लोगों में असंतोष काफ़ी बढ़ा और अंततः 14 जुलाई 1789 ईस्वी को लोगों ने ये फैसला किया कि हम लोग जा कर के, और जो फ्रांस का जो में एक शहर था पेरिस, वहाँ पर एक बास्तिल का दुर्ग था जिसमें 7 कैदी अंदर में बंद किए गए थे, उनको छुड़ाने का प्रयास किया गया। इस ऐसी परिस्थिति में फ्रांस के जो शासक थे उन्होंने अपनी सेना को उतार दिया, तो सेना और जनता में काफ़ी घमासान हुआ और अंततः जो बास्तिल का दुर्ग था जिसे 14 जुलाई 1789 ईस्वी को ध्वस्त कर दिया गया। और इस प्रकार पूरे देश की जो फ्रांस की जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल
अव्यवस्थित हो गई। अब लोगों में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई और जो किसान वर्ग के लोग थे वो अब क्या करेंगे, जो जमींदार थे उनके प्रति उन्होंने विद्रोह उत्पन्न कर दिया। जब विद्रोह हुआ तो जो किसान वर्ग के लोग थे वो अपनी ज़मीनों को वापस चाहते थे। ऐसी परिस्थिति में जो जमींदार और जागीरदार वर्ग के लोग थे उन्होंने लठायतों को बुलाया ताकि अगर कोई किसान उन पर हमला करता है, उनके ज़मीनों को, दस्तावेजों को मांगता है तो उस पर हिंसात्मक हमले किया जा सके। ये स्थिति उत्पन्न हो गई और पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था थी तो मैंने बताया आपको कि काफ़ी खराब हो चुकी थी। इसी परिस्थिति में 4 अगस्त 1789 ईस्वी को फ्रांस के जो शासक थे लुई 16वां, उनके द्वारा ये घोषणा कर दी गई कि जो नेशनल असेंबली 33 स्टेट के द्वारा बनाई गई है अब मैं उसे मान्यता देता हूँ। और इस प्रकार जब मान्यता दे दी गई तो जो विशेषाधिकार दिए गए थे खासकर जमींदार वर्ग को, कुलीन वर्ग को और पादरी वर्ग को, वो सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए, हटा दिए गए। यानी कि जो टाइट लिया जाता था, टाइट लेते थे, वो जो कर थे वो सारे करों को समाप्त कर दिया गया और जो किसानों की ज़मीन सामंती लोगों के पास थी उन ज़मीनों को वापस करने की बात कही गई। इस प्रकार से जो सामंती व्यवस्था थी अब वो व्यवस्था भी ध्वस्त होने लगी। तो देखते ही देखते अब जो है स्थितियाँ बदलने लगी। अब 1791 ईस्वी में फ्रांस का जो संविधान था वो बनकर तैयार हो गया और इसके बाद फ्रांस में राजतंत्रात्मक व्यवस्था का जन्म हुआ। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस तरह से फ्रांसीसी क्रांति का आगाज हुआ और उसका प्रभाव क्या क्या पड़ा। तो बच्चों, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आपको ज्ञात होगा कि इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के क्या क्या कारण थे। तो अगर हम इसके सामाजिक कारण को देखें, इसके आर्थिक कारण को देखें और इसके राजनीतिक कारण को देखें तो ये 3 कारण थे और एक महत्वपूर्ण था दार्शनिकों का प्रभाव, यानी कि दार्शनिकों के द्वारा जो किताबें लिखी गई थी वो महत्वपूर्ण था। इसके अतिरिक्त फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम हुए, तो जो परिणाम में हम देखेंगे कि यहाँ पर विशेषाधिकारों का अंत किया गया। अभी तक हम लोगों ने देखा, अब हम वीडियो के अगले भाग में देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति जब राजतंत्रात्मक व्यवस्था बनी उसके बाद क्या क्या देश में परिवर्तन हुए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलें।